हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 6 अगस्त 2024 को सेट 1 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में सेट 1 का सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है वो भी उपलब्ध करवाता हूं। इसके अलावा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाऊँगा। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2024 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं कक्षा का है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए से सबसे पहले एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, MCQ वाले 11 टोटल। पहला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता की विशेषता थी, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सरस्वती सिंधु सभ्यता को। और इसकी जो विशेषताएं थी उसमें पक्की गलियां भी आती थी, उत्तम जल निकासी व्यवस्था यानी कि जल को बाहर निकालने की व्यवस्था भी थी और अन्न भंडार भी थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस नामक समाज सुधारक का संबंध किस देश से है, तो यानी कि ये जो कन्फ्यूशियस है ये समाज सुधारक है और ये कौन से देश का था, तो ये चीन का था। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम में इनमें से कौन सी 2 भाषाएं सामान्य रूप से बोली जाती हैं, यानी कि कौन सी 2 भाषाएं जो है बेल्जियम के अंदर बोली जाती हैं, तो ये बोली जाती है डच और फ्रेंच। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि कितने प्रतिशत क्षेत्र के ऊपर वन यानी कि जंगल होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 33% एरिया पर। तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद है भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है असम के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये बांध बना है ऑप्शन बी यानी कि महानदी पर। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि किसी देश का विकास जो है मापने की जो इकाई है उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय भी आती है, औसत साक्षरता दर यानी कि उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं ये भी चेक किया जाता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी कि जो स्वास्थ्य स्थिति है उसकी क्या परिस्थिति है उसके बारे में भी, यानी कि इन चीज़ों को चेक किया जाता है। अगर किसी देश को विकसित देश कहलाना है, विकसित, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, तो ये है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं या फिर सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र से क्या संबंधित है, तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देखें सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है वो कब की गई थी, तो ये 1921-22 में की गई थी। ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर के अंदर, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है, यानी कि जो रोम है उसको 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है। आंसर देखें लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में रोम एक छोटा सा गांव था, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व जो रोम है वो एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, यानी कि ये मध्य इटली के अंदर जो टाइबर नदी है उसके किनारे पर 7 पहाड़ियों पर ये जो गांव है बसा हुआ था, इसीलिए जो है इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। आंसर देखें सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब ये होता है कि जो सत्ता है यानी कि सरकार है
उस सरकार के अंदर समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों की भागीदारी यानी कि हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को जो सरकार निर्णय लेती है और जो निर्माण करवाती है, ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन सभी प्रक्रियाओं के अंदर सभी समाज के सभी वर्गों का जो है भागीदारी होती है यानी कि हिस्सेदारी होती है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न कर सके कि उसकी जो है अवहेलना हुई है। यानी कि और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी वर्ग ऐसा ना समझे कि उसकी जो है सरकार के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं है, यानी कि उनकी अवहेलना हो रही है, यानी कि नज़रअंदाज किया जा रहा है उनको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। मानव विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो मात्रात्मक सुधार की अपेक्षा जीवन स्तर की गुणवत्ता के सुधार पर अधिक बल देता हो। यानी कि ऐसा विकास जिसमें मात्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर जीवन का जो जीवन है उसके जो स्तर है यानी कि जो लेवल है उसकी जो गुणवत्ता है उसके सुधार के ऊपर अधिक बल दिया जाता है, उसको जो है मानव विकास कहा जाता है। और इसके अंदर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद है सेक्शन सी, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मृदा का जो अपरदन होता है उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो पहला है ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। सोपान का मतलब होता है कि पहाड़ों के ऊपर जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है उसको सोपान कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखें। समोच्च रेखाओं के अनुसार समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इससे समोच्च जुताई कहते हैं। यानी कि जो समोच्च रेखाएं हैं उनके अनुसार समानांतर हल, जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जो ढलान है, ढलान के ऊपर जो खेत होते हैं, अगर उन खेतों के ऊपर अगर उस ढलान के अनुसार समानांतर जो है अगर हल चलाया जाए तो इससे जो पहाड़ से जो पानी आ रहा है उसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी और इससे जो है मृदा का जो अपरदन है वो कम हो जाएगा। और इसी तरह से जो सोपान है वो भी इसी वजह से ही बनाए जाते हैं, यानी कि सीढ़ी नुमा खेती करने से भी पहाड़ों के ऊपर जो मृदा अपरदन है वो रुकती है। तो तीसरे पॉइंट में यही चीज़ बताई गई है, सीढ़ीदार खेती भी यहाँ अपरदन को रोकती है और ढालों पर वृक्षारोपण भी यहाँ अपरदन को रोकता है। यानी कि पहाड़ों की जो ढलान है उन ढलानों के ऊपर अगर पौधारोपण किया जाए यानी कि वृक्षारोपण किया जाए, पौधे लगाए जाएं, तो इससे भी जो है मिट्टी का जो अपरदन है वो रुकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक सरकार क्या होती है, इसे पहले किसने स्थापित किया। आंसर देखें। सामुदायिक सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक जैसी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो जो है एक सामुदायिक सरकार चुनते हैं और सबसे पहले बेल्जियम देश में इसे स्थापित किया गया था। यानी कि बेल्जियम देश के अंदर सबसे पहले सामुदायिक सरकार बनी थी। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। यानी कि बेल्जियम के अंदर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है और उसके अलावा जो है एक तीसरी सरकार भी है जिसका नाम सामुदायिक सरकार है। बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहां भी रहते हों एक सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। यानी कि बेल्जियम के अंदर जो डच लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं या फिर जर्मनी भाषा जो है बोलने वाले लोग हैं, उनका जो समुदाय है जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ पर वो अपना एक सामुदायिक सरकार भी बना लेते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यानी कि ये सरकार जो है सामुदायिक सरकार संस्कृति पर, शिक्षा पर और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेती है, यानी कि कानून बनाती हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विकसित अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। आंसर देखें, वह देश जिनकी वर्ष 2019 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश कहते हैं। यानी कि पहला जो क्राइटेरिया है, यानी कि पहली जो शर्त है विकसित देश कहलाने की, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाने की, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2019 के अंदर ये निर्धारित किया गया था कि जिस भी देश के व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय है अगर वो 49,300 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है तो ऐसे देश जो है विकसित देश कहलाएंगे। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि इसी प्रकार के देश हैं, यानी कि ये सभी विकसित देश हैं और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित है। इन राज्यों में लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च है और इन देशों के अंदर जो लोग हैं उनके जीवन का जो स्तर है, जो लेवल है वो बहुत ही उच्च है, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं इनको प्राप्त हैं। उसके बाद है सेक्शन डी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर एक पैसेज आएगा और इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो किया था, जिसकी वजह से अब इस तरह के क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया, यानी कि जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो परिवहन और संचार जो है तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उसके उदाहरण हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र परस्पर निर्भर है, यानी कि क्या ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं? तो जवाब है हाँ। उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ऐसे टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी, यानी कि जो नगर बने हुए थे उनके नगरों की क्या विशेषताएं थी। आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कि नगर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले, यानी कि इस सभ्यता के जो नगर थे यानी कि शहर थे, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में एक एक टीला मिलता है। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र, यानी कि जो पूर्व का टीला था वहाँ पर आवासीय क्षेत्र यानी कि लोग रहते थे, और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित थे। दुर्ग को जो है किला भी कहते थे, यानी कि किले के नाम से इसे अधिक जाना जाता है। यानी कि पूर्वी टीले के ऊपर तो आवासीय क्षेत्र थे जहाँ पर लोग रहते थे, और पश्चिम में जो है दुर्ग बनाए गए थे, किले बनाए गए थे। यह नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे, यानी कि इस नगरों के चारों तरफ जो है रक्षा प्राचीर होते थे, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें होती थी जिनमें बुर्ज बने थे, यानी कि जिनके अंदर मीनारें बनी थी सुरक्षा के लिए। यानी कि मीनारों से जो है मीनारें ऊंची होती थी और यहाँ से जो है निगरानी रखी जाती थी बड़े एरिया पर। उसके बाद इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी, यानी कि इस सभ्यता के अंदर जो सड़कें थी वो नगर को यानी कि शहर को 5-6 खंडों यानी कि 5-6 हिस्सों में विभाजित करती थी, यानी कि बांट देती थी। मोहनजोदड़ो में सड़कें 9.15 मीटर तथा गलियां 3 मीटर चौड़ी होती थी, यानी कि जो मुख्य सड़क थी उनकी चौड़ाई 9.15 मीटर थी और जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी, और सड़कें जो थी वो कच्ची होती थी। उसके बाद साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे, यानी कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था और कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी कि जो घरों से गंदा पानी है वो सड़क के किनारे जो नाले बने हुए थे उनमें जाता था। फिर नालों के द्वारा पानी नगर से बाहर जाता था और फिर नालों के द्वारा गंदे पानी को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद है आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, यानी कि जो आवासीय भवन थे यानी कि जो घर थे उनके अंदर 3 से 4 कमरे होते थे। रसोई घर होती थी, स्नाना घर होता था, भवन के बीच में आंगन होता था। संपन्न घरों में कुआं, यानी कि जो अमीर लोग थे उनके घरों में कुएं भी होते थे और शौचालय भी होते थे।
भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि जो भवन थे, जो घर थे, उनमें सीढ़ियाँ होने के भी सबूत मिले हैं। मकान में खिड़कियाँ होती थी, रोशनदान होते थे, फर्श होते थे, दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है सामुदायिक भवनों में सभा भवन, यानी कि जो सामुदायिक भवन थे उनके उसके भी सबूत मिले हैं कि सभा भवन होते थे, यानी कि सभा करने के लिए अलग से भवन होता था। अन्नगार होता था, अनाज को रखने के लिए अन्नगार भंडारण का, और स्नानागार मिले हैं। उसके बाद इसके चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा, मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। आंसर देखें तो प्रशासनिक सेवा में सबसे पहले नंबर पर आता था फ़राओ, जिसको कहते हैं राजा। मिस्र में फ़राओ को असीमित अधिकार प्राप्त थे, यानी कि जो राजा था उसको असीमित अधिकार थे। अतः वह निरंकुश था, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, कोई रोक टोक नहीं होती थी राजा के ऊपर। स्वेच्छाचारी शासक थे, यानी कि अपनी इच्छा से शासन करते थे। उन्हें देवता माना जाता था और राजाओं को देवता के समान माना जाता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते थे वजीर। वजीर शासन संचालन के कार्यों में फ़राओ यानी कि राजा की मदद करता था। जो वजीर था शासन चलाने में, राज करने में राजा की मदद करता था। वह कर वसूलता, यानी कि टैक्स वसूलते थे, और आय व्यय का हिसाब रखता था, यानी कि आमदनी और खर्च दोनों का हिसाब भी वजीर रखता था। उसके बाद सैन्य संगठन। फ़राओ का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रजा पर आधारित थी, यानी कि खुद की सेना नहीं होती थी, सामंतवादी प्रथा पर आधारित थी। 12वीं राजवंश के समय फ़राओ ने स्थायी सेना की व्यवस्था की, यानी कि 12वां जो राजवंश था उस समय राजा ने स्थायी सेना बनाई। परिषद। फ़राओ के दरबार में उन्हें सलाह देने के लिए वर्द दरबारियों की अलग परिषद होती थी, जिसे सारू कहते थे। यानी कि राजा के, फ़राओ का मतलब होता है राजा, राजा के दरबार में उसको सलाह देने के लिए वर्द दरबारियों, यानी कि जो वर्द थे, बूढ़े जो दरबारी थे, उनकी एक अलग परिषद थी जो राजा को सलाह देते थे, और इनको कहते थे सारू। उसके बाद है प्रांतीय शासक। फ़राओ के साम्राज्य में प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कि जो राजाओं का जो साम्राज्य था उसको प्रांतों के अंदर बांटा हुआ था, जिसे नोम कहा जाता था, जिसको नोम के नाम से जानते थे, तथा प्रांत के शासक को नोमार्क कहते थे, और जो इन प्रांत के ऊपर शासन करते थे उनको नोमार्क कहते थे। उसके बाद है स्थानीय शासन। गांव का प्रशासन सामंतों के हाथ में था, यानी कि जो गांव का जो प्रशासन था वो सामंतों के हाथ में था, यानी कि अमीर लोगों के। नगरों में प्रशासनिक अधिकारी होता था, और जो शहर होते थे उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके बाद है न्याय व्यवस्था। फ़राओ मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी कि राजा ही जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। 3 दिन में मुकदमे का निर्णय कर देता था, यानी कि 3 दिन के अंदर मुकदमे का निर्णय हो जाता था। मुकदमा लिखित रूप में होता था तथा अपराधी को कठोर दंड दिया जाता था। तो उसके बाद है मैप। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का सेट 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।